नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज की स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुकी हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। 2020 विश्व कप क्रिकेट के सुपर 12 के ग्रुप 2 के मुकाबले में अब से कुछ देर बाद शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान का सामना स्कॉटलैंड से होगा। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। EIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत बेलग्रेड में हुई। भारत अपने अभियान की शुरुआत कल से करेगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज फीफा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यूरी जोकर्फ से नई दिल्ली में मुलाकात की है। और सबसे पहले बात करते हैं ICC T20 वर्ल्ड कप की, जिसके सुपर 12 के मुकाबले में शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड के बीच अब से कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और इस बीच स्कॉटलैंड के बल्लेबाज कैलम मैकलियोड ने अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान के बारे में कहा है कि उनकी चुनौतियों का सामना करने को पूरी तरीके से तैयार हैं। क्या कुछ खास होने वाला है इस मैच में, बता रही हैं स्पोर्ट्स डेस्क से हमारी सहयोगी नीलम मलकानिया। अब से कुछ देर बाद सबकी निगाहें शारजाह में अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड के बीच होने वाले ग्रुप 2 के मुकाबले पर लगी होंगी। अफगानिस्तान की टीम को अभ्यास का पर्याप्त मौका नहीं मिला और टीम के चयन को लेकर भी विवाद हो गया था, जब स्पिनर राशिद खान ने टीम की घोषणा के तुरंत बाद कप्तानी छोड़ दी थी। अंतिम लम्हों में टीम में कुछ बदलाव किए गए और अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी को दोबारा टीम की अगुवाई की जिम्मेदारी सौंपी गई। अफगानिस्तान ने अपने 2 अभ्यास मैचों में अपनी क्षमता दिखाई। हालांकि टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी, लेकिन उसने वर्तमान चैंपियन वेस्टइंडीज को हराया। दूसरी तरफ बांग्लादेश सहित पहले दौर के अपने तीनों मैचों में जीत दर्ज करने के बाद स्कॉटलैंड की टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है। स्कॉटलैंड ने अपनी क्षमता दिखाई और हार के कगार पर पहुंचने के बावजूद मजबूत विरोधी टीम को हराया। इस बीच स्कॉटलैंड के बल्लेबाज कैलम मैकलियोड ने अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान के बारे में कहा कि हम उनकी चुनौतियों का सामना करने को तैयार हैं। मैकलियोड ने कहा कि UAE की धीमी पिचों पर अफगानिस्तान के स्पिनरों को खेलना एक चुनौती होगी और स्कॉटलैंड के खिलाड़ियों को यहां बहुत ही धैर्य के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन किस टीम के नाम रहता है। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, आज का दिन किस टीम के नाम रहता है। और अगर मोना यहाँ पे हम देखें तो अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, शारजाह की जो पिचें हैं, हमने IPL के दौरान भी देखा कि धीमी पिचें हैं और बहुत कम स्कोर वाले यहाँ मैच होते हैं और इसमें स्पिनरों की भूमिका बहुत अहम होती है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो अफगानिस्तान के पास दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में से एक है राशिद खान। लेकिन अगर हम पृष्ठभूमि में जाएं इस मैच से पहले, तो स्कॉटलैंड के हौसले बुलंद लगते हैं क्योंकि वो क्वालिफायर खेलकर और सारे मैच जीतकर यहाँ आई है और अच्छी टीमों को उसने हराया है। स्कॉटलैंड बहुत बड़ा नाम नहीं है विश्व क्रिकेट में, लेकिन अफगानिस्तान को लोग जानते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि अगस्त में वहां जो कुछ भी हुआ, तालिबान आई सत्ता में, उसके बाद क्रिकेट की टीम खेलेगी नहीं खेलेगी उसको लेकर भी असमंजस था। तैयारी बिल्कुल पुख्ता नहीं हो पाई है। IPL में जो चुनिंदा खिलाड़ी खेले हैं उसमें भी राशिद सनराइजर्स के लिए खेलते हैं जो पहले ही दौर से बाहर हो गई, तो बहुत ज्यादा मैच अभ्यास उनके पास नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान की टीम अपना दिन होने पर किसी भी बड़ी टीम को चौंकाने का मादा रखती है और यहाँ हमें अनुभव के आधार पर थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा एज देना होगा। बिल्कुल, तो ये काफी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। हालांकि जैसा कि आपने कहा कि अफगानिस्तान जो है वो वहां की जो टीम है या ये जो पिच है, यहाँ ये काफी स्पिनर्स को सपोर्ट करने वाली है और एक बड़ा इसको यहाँ पे कम देखने को मिलता है। हमने IPL में देखा था जैसे KKR की स्पिन तिकड़ी ने जो कहर बरपाया था, या कोई भी स्पिनर, वरुण चक्रवर्ती को ले लीजिए आप, शकीब अल हसन को ले लीजिए, स्पिनरों का सिक्का चला था। तो बहुत ज्यादा बदलाव पिचों में नहीं अगर आया है तो लगता है कि यहाँ स्पिन गेंदबाजों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल, तो इस तरह से अगर हम अभी देखें तो अभी दोनों जो खिलाड़ी हैं वो मैदान पर आ चुके हैं और अभी कुछ ही देर में ये मैच शुरू होने वाला है और क्या कुछ रहता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच रहेगा ये।
और अगले मैच की अगर हम बात करें तो T20 वर्ल्ड कप में भारत का अगला मुकाबला 31 अक्टूबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के साथ होगा। इससे पहले कल दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ही खेले गए महामुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत पर ये पहली जीत दर्ज की है। और अगर हम देखें तो ये मैच तो सबने ही देखा है, लेकिन मुना आपसे ये जानना चाहेंगे कि बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आपने इतने सारे मैचेस को कवर किया है, क्या वो कारण लगते हैं कि आपको इतनी बड़ी जीत पाकिस्तान दर्ज कर पाई? देखिए, बचपन से जब से हमने क्रिकेट देखना शुरू किया, हम यही सुनते आए हैं कि पाकिस्तानी टीम कुछ भी कर सकती है। पाकिस्तान का दिन होने पर पाकिस्तान बहुत बेहतरीन टीम को हरा सकता है और बहुत ही कमजोर टीम से हार भी सकता है। तो पाकिस्तान ने वही किया जिसके लिए पाकिस्तान जाना जाता है। और देखिए, रिकॉर्ड जो क्रिकेट में बनते हैं, 29 साल से भारत ने 12 मैचों में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया, लेकिन रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं। और अगर मैं खेल पत्रकार के नजरिए से देखूं तो एक आम मैच की तरह अगर हम इसका विश्लेषण करें, भावनाओं को अलग रखकर, तो पाकिस्तान बेहतर टीम थी। आप गेंदबाजी में देखिए, हर दौर में पाकिस्तान के पास शाहिनशाह अफरीदी की तरह कोई गेंदबाज होता है जो अपने दम पर मैच का पासा पलट देता है। और बल्लेबाजी में देखिए, बाबर आजम को कहा जाता था पाकिस्तान के विराट कोहली है वो, और उन्होंने बिल्कुल मोर्चे से अगुवाई की। रिजवान ने उनका पूरा बखूबी साथ दिया। और हमें यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि ये ऐसी टीम है जो बिना मुकम्मल अभ्यास के यहाँ आई थी। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने दौरा रद्द कर दिया, खेलने से इनकार कर दिया। घरेलू मैच में प्रैक्टिस करके ये लोग खेलने आए और जिस तरीके का प्रदर्शन इनका रहा, और आखिर में मैच के बाद आपने देखा होगा किस तरह से धोनी से बात कर रहे थे खिलाड़ी, किस तरह से विराट उनको गले लगा रहे थे। तो ये जितना भी हाइप और टेंशन होता है, मुझे लगता है मैदान के बाहर ही होता है। मैदान पर यह सिर्फ एक क्रिकेट का मैच था जिसमें जिस टीम ने बेहतर बल्लेबाजी की, बेहतर गेंदबाजी की और बेहतर क्षेत्र रक्षण किया, वो टीम जीत गई। और यहाँ पे एक सवाल थोड़ा सा टीम संयोजन को लेकर भी है कि अगर भारत के पास गेंदबाजी विकल्प की एक कमी नजर आ रही है, हार्दिक पांड्या पूरी तरह से फिट नहीं है, गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं और बल्ले से भी उन्होंने कोई बहुत ज्यादा कमाल कल किया नहीं। तो आज वो सुर्खियों में हैं और बहुत सारे लोग उनके चयन के ऊपर सवाल उठा रहे थे कि हार्दिक पांड्या अगर फिट नहीं थे तो वो मुझे लगता है कि अगर आपको विशुद्ध बल्लेबाज ही उतारना है तो ईशान किशन क्यों नहीं, कितने जबरदस्त फॉर्म में वो खिलाड़ी है। तो मुझे लगता है टीम 6 दिन का ब्रेक है, न्यूजीलैंड से खेलना है पूरी तरह से तरोताजा होकर, आत्ममंथन करके, क्योंकि ये विराट कोहली की टीम ऐसी टीम नहीं है कि एक मैच में हारने के बाद वापसी ना कर सके। बिल्कुल। और शायद मुना चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है कि एक होती है हार, लेकिन एक तरफा हार होना वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है क्रिकेट के फैंस को इस बात ने निराश किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कांटे की टक्कर होती है या आप कुछ रनों के अंतर से हार जाते हैं तो वो लोग डाइजेस्ट कर पाते हैं, लेकिन जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था शायद इसलिए कहीं ना कहीं क्रिकेट प्रेमियों में थोड़ी निराशा हुई है। मुझे रामधारी सिंह दिनकर की 2 पंक्तियां याद आती है, वीर को नहीं हार का खेद, वीर को नहीं जीत का गर्व। तो ये वीरों की टीम है। विराट के वीर अगले मैच में जरूर वापसी करेंगे और आप इंतजार कीजिए 31 अक्टूबर का। बिल्कुल। तो जैसा कि कल कप्तान ने भी ये कहा कि हम मैच हारे हैं, हम कोई वर्ल्ड कप अभी नहीं हारे हैं और निश्चित तौर पर भारत की टीम बहुत ही मजबूत टीम है। और 31 अक्टूबर को जब न्यूजीलैंड के साथ हम खेलने उतरेंगे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, तो ये टीम वाकई में कुछ करके दिखाएगी और तमाम उन अटकलों पर विराम लगा देगी जो लोग सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, और ये सवाल उठने भी नहीं चाहिए। एक मैच के प्रदर्शन के बाद हम इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है कि पिछला सारा प्रदर्शन भूल जाते हैं। रोहित शर्मा को टीम से बाहर किया जाए, केएल राहुल को टीम से बाहर किया जाए, इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपको पिछले 2-3 साल में इतने मैच जीत कर दिए हैं। तो थोड़ा सा अब प्रशंसकों को भी चाहिए कि थोड़ा परिपक्वता का परिचय दें और पाकिस्तान के खिलाफ मैच को अनावश्यक हवा न बनाए। जी बिल्कुल। तो मोना जी, आपकी बात हमारे जितने भी लिसनर्स सुन रहे हैं वो निश्चित तौर पर उन्हें बात अब अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि खेल को खेल की भावना से ही लिया जाना चाहिए।
T20 विश्व कप में कल सुपर 12 के 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना वर्तमान चैंपियन वेस्टइंडीज से होगा। ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर दोपहर बाद 3 बजे से प्रसारित किया जाएगा। कल ही सुपर 12 के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। ये मैच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का भी आंखों देखा हाल आकाशवाणी पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जा रहा है और अभी भी जो मैच चल रहा है उसका भी आप आंखों देखा हाल सुन पा रहे हैं आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर। तो मोना, कल जो 2 इम्पोर्टेंट मैचेस हैं दक्षिण अफ्रीका और वर्तमान चैंपियन वेस्टइंडीज का, पहले इसकी बात करते हैं। क्या लग रहा है इस मैच में क्या होने वाला है? देखिए, दोनों टीमों के पिछले मैच में दोनों टीमों को पराजय का सामना करना पड़ा। वेस्टइंडीज दुनिया भर के T20 लीग की हम जब बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो चमकते सितारे होते हैं वो कैरेबियाई होते हैं, चाहे वो क्रिस गेल हो, चाहे वो किरण पोलार्ड हो, ड्वेन ब्रावो हो, आंद्रे रसेल हो, शिमरॉन हेटमायर हो। लेकिन 55 रन पर इतने बड़े बड़े सितारों से भरी टीम अगर सिमट जाए तो कहीं न कहीं आत्ममंथन करने की जरूरत है। और इतनी खराब बल्लेबाजी, क्रिस गेल के 13 रन को अगर निकाल दिया जाए तो कोई भी बल्लेबाज दोहरे अंक तक भी नहीं पहुंच सका। और वही हाल दक्षिण अफ्रीका का है। दक्षिण अफ्रीका का आकलन अगर हम करें तो बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ियों से भरी टीम नजर आती है, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंटों में हमेशा दबाव के आगे घुटने टेक देती है। 118 रन पर आउट हो गई तो दोनों टीमों को अपने बल्लेबाजी पर फोकस करना होगा और जो बड़ा स्कोर बना लेगी इस पिच पर टीम, बाजी उसी के पक्ष में रहेगी। बिल्कुल, एक बड़े स्कोर का इंतजार होगा टीम को। और दूसरा मुकाबला है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। देखिए यहाँ पे कि पाकिस्तान भारत के साथ खेल चुका है और उधर न्यूजीलैंड के साथ भारत को खेलना है और अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। अब देखिए, पिछले ही मैच में 10 विकेट से जिस टीम ने ऐसी टीम को हरा दिया हो जिससे वो 3 दशक से जीत के लिए तरस रही थी, उसके हौसले तो बुलंदी के 7वें आसमान पर बिल्कुल होंगे। और कहीं न कहीं एक बदला उनके जहन में जरूर होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड वो टीम है जिसने पाकिस्तान में आने के बाद एंड समय पर श्रृंखला खेलने से इनकार कर दिया। तो काफी बाबर आजम जो कप्तान है, उन्होंने भी काफी इस पर आलोचना की थी और कहीं न कहीं ये दिखाना चाहेंगे कि पाकिस्तान को हल्के में लेने की कोई भी टीम गलती न करे। बिल्कुल, तो आप ये दोनों मैच आप आकाशवाणी पर इस मैच का आंखों देखा हाल सुन सकते हैं और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन्स में आप इन मैच की अपडेट सुन सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में तो हम आपके लिए पूरा डिटेल लेकर आते ही हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया था कि आईपीएल के 15वें सीजन यानी आईपीएल 2022 में 8 नहीं बल्कि 10 टीमें नजर आएंगी। इसी वजह से आईपीएल में 2 नई टीमों को जोड़ने के लिए ऑक्शन की प्रक्रिया की गई। दुबई के होटल में आईपीएल की नई टीमों के लिए नीलामी पर फैसला लिया गया। और अगर हम जो ऐसी जानकारी खबर आ रही कि लखनऊ और अहमदाबाद की टीमों को अगले सीजन में उतारा जाएगा, तो काफी इसको लेकर चूंकि अब नंबर ऑफ टीम्स बढ़ जाएंगी, 8 नहीं 10 टीमें हो जाएंगी। बताइए मोना इसके बारे में। आईपीएल बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर मैं कहूं कि खेलों में सबसे बड़ा वैश्विक ब्रांड आईपीएल है, क्रिकेट में खासतौर पे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और सुनने में ये भी आ रहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब भी आईपीएल टीम में रुचि दिखा रहे हैं। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण जैसे सितारे आईपीएल टीम खरीदना चाहते हैं। और 3 शहरों के बीच में जो सुनने में आया मुकाबला था अहमदाबाद, लखनऊ और इंदौर जी। लेकिन सूत्रों से अगर बात करें, सूत्रों के हवाले से, तो शायद लखनऊ और अहमदाबाद के रूप में हमें 2 नई टीमें अगले आईपीएल में देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल, तो अगर ये देखें तो इंग्लैंड प्रीमियर लीग में फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड पर मालिकाना हक रखने वाले ग्रुप जो है उसको लखनऊ की टीम का अधिकार हासिल हुआ है और अडानी ग्रुप को अहमदाबाद की बोली में जीत हासिल हुई है। इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, अब देखना होगा कि अब जो 10 टीमों के साथ जो आईपीएल होगा और अब आगे जो ऑक्शन की जो प्रक्रियाएं होंगी, कौन से प्लेयर्स कहां रहते हैं और क्या कुछ रहता है अगले सीजन में।
AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत बेलग्रेड में हुई। इस प्रतियोगिता में 88 देशों के 500 मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं। भारत अपने अभियान की शुरुआत कल से करेगा। इसमें भारत के 10 से ज्यादा मुक्केबाज हिस्सा लेंगे। इस प्रतियोगिता में क्या कुछ खास रहा उद्घाटन समारोह में और क्या कुछ होने वाला है, इसका लेखा जोखा लेकर हाजिर हैं हमारे सहयोगी निखिल कुमार। AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत कल सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हुई। उद्घाटन समारोह में मुक्केबाजी की विरासत और इतिहास को दर्शाया गया। साथ ही आधुनिक मुक्केबाजी के बदले स्वरूप को भी इस कार्यक्रम में पेश किया गया। 24 अक्टूबर से शुरू होकर 6 नवंबर तक चलने वाली AIBA विश्व मुक्केबाजी में 88 देशों के 500 मुक्केबाज 13 भार वर्गों में हिस्सा लेंगे। भारत इस चैंपियनशिप में कल अपनी चुनौती पेश करेगा। टीम को उम्मीद है कि वे पिछले टूर्नामेंट में जीते 2 पदक की बराबरी या इससे बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहेगी। स्टार मुक्केबाज शिव थापा ने इस प्रतियोगिता में 2015 में कांस्य पदक जीता था। इनके अलावा एशियाई चैंपियनशिप के पदक विजेता दीपक कुमार और संजीत अनुभवी खिलाड़ियों में शामिल हैं। संजीत पिछले एशियाई चैंपियन हैं, जबकि दीपक पूर्व पदक विजेता हैं। टीम में शामिल बाकी 10 खिलाड़ी हाल ही में राष्ट्रीय चैंपियन बने हैं। इस टूर्नामेंट की खास बात यह है कि इस बार इसका आयोजन नए वजन वर्गों में किया जा रहा है। पुरुष स्पर्धाओं में वेट कैटेगरी को 10 से बढ़ाकर 13 किया गया है। टीम इंडिया में गोविंद सहानी, दीपक कुमार, आकाश, रोहित मोर, वरिंदर सिंह, शिव थापा, निशांत देव, सुमित, सचिन कुमार, लक्ष्य, संजीत और नरेंद्र शामिल हैं। उम्मीद है कि भारतीय मुक्केबाज इस प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, मुक्केबाजी का ये महाकुंभ जो है शुरू हो गया है और भारत कल इसमें अपनी चुनौती पेश करेगा। किन खिलाड़ियों पर नजर होगी पदक की? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस टूर्नामेंट में करीब 500 से ऊपर मुक्केबाज भाग ले रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना काल में हमने देखा हाल ही में ऐसा टूर्नामेंट भी कि भारत के 12 मुक्केबाज बिना कोई मुकाबले में उतरे ही पदक उनके पक्के हो गए थे। तो इस तरीके के टूर्नामेंट बहुत अच्छे नहीं होते हैं, खासतौर पे अगर आप अगले ओलंपिक चक्र की तैयारी में जुटे हैं तो। और इस बार कम से कम कुछ भार वर्ग तो ऐसे हैं कि 3 मुकाबले खेलने के बाद ही आप क्वार्टर फाइनल में पहुंच पाएंगे, और शिवा थापा का वर्ग भी ऐसा ही है। यहाँ पर पिछली जब 2019 में ये चैंपियनशिप खेली गई थी तो अमित पंघाल और मुकेश कौशिक ने रजत और कांस्य पदक जीता था। तो उम्मीद है कि इस बार भारत ने बड़ा दल भेजा है। 13 भार वर्ग हैं और चुनौती अच्छी है, तो भारतीय खिलाड़ियों के पदक की संख्या बढ़ेगी। और एक आकर्षण ये भी है कि इस बार इनामी राशि बढ़ा दी गई है। $1 लाख गोल्ड मेडल जीतने पर मिलेगा, और जो पदक मिलेंगे वो भी बहुत ही खूबसूरत से हैं, सोने और चांदी के पदक हैं। तो वो एक अतिरिक्त जो आकर्षण है इस टूर्नामेंट का, जो पदक आप दिखा सकते हैं कि हाँ, हमने ये पदक विश्व चैंपियनशिप में जीता है। तो बहुत उम्मीद है कि भारतीय मुक्केबाज अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जी हाँ, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और कल से जो भारतीय मुक्केबाज हैं वो अपनी चुनौती पेश करने वाले हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज फीफा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यूरी जोकर्फ से नई दिल्ली में मुलाकात की। बैठक के दौरान उन्होंने जमीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देने और फुटबॉल के और अधिक टूर्नामेंट्स और आयोजनों के साथ इसका विस्तार करने पर चर्चा की। श्री ठाकुर ने कहा कि टोक्यो में ओलंपिक खेलों में मिली सफलता के बाद भारत में खेलों में रुचि बढ़ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेल संस्कृति को बढ़ावा देने से इसे और गति मिली है या नया एक मोमेंटम हासिल हुआ है। और अगर हम देखें तो जिस तरह से अभी फीफा का वर्ल्ड कप भी होने वाला है और इस समय जो सीईओ हैं वो भारत में हैं। भारत में फुटबॉल को लेकर काफी कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, फुटबॉल की भी काफी सारी लीग हमारे यहाँ होती है। इंडियन सुपर लीग आने के बाद तो काफी लोकप्रियता बढ़ी है। और अनुराग ठाकुर की अगर हम बात करें तो जब भी उनसे मिलना होता है वो अक्सर ये सवाल उनके उसमें होता है कि भारत में फुटबॉल क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ऐसी क्या वजह है। हर पत्रकार से वो जरूर ये सवाल करते हैं। तो जमीनी स्तर पर जो फुटबॉल का स्तर कैसे भारत में बढ़ाया जाए, मुझे लगता है उसी के लिए ये जो उसी पृष्ठभूमि में ये मीटिंग आयोजित की गई है। और उम्मीद करते हैं भारत को अच्छे टूर्नामेंटों की मेजबानी मिल रही है। लीग काफी सफल है भारत की, जिसको काफी लोग उसको रुचि से देखते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं जैसे एक टोक्यो ओलंपिक के अच्छे प्रदर्शन के बाद दूसरे खेलों में जिस तरह से चढ़ाव आया है और लोकप्रियता बढ़ी है, वैसे ही फुटबॉल में जिस दिन हम अच्छे मुकाबले जीतने लगेंगे, भारतीय फुटबॉल का स्तर जरूर बढ़ेगा। निश्चित तौर पर। और श्रोताओं से मैं अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मुन्ना, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने और स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।
श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।